हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का केमिस्ट्री ज़ीरो टू हीरो चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 6। कौन से चैप्टर का? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस लेक्चर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? ध्यान से देखो, बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। किसकी बॉन्डिंग? तो मेटल और लिगेंड दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग जो होती है वो किस प्रकार की होती है, कैसे बनती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बारे में आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो थ्योरी जो दी हुई है। कौन कौन सी थ्योरी दी है, ध्यान से देखना। फर्स्ट थ्योरी आपकी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, जिसको शॉर्ट में कहते हैं वीबीटी। सेकंड थ्योरी हमारी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी। थर्ड हमारी है लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसको कहते हैं एलएफटी। और फोर्थ हमारी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, एमओटी। ओके, तो ये जो 4 प्रकार की जो थ्योरी है, ये चारों प्रकार की जो थ्योरी है वो हमें क्या बताती है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल और लिगेंड दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग किस प्रकार से बनती है, उसका क्या नेचर होता है, और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेटल और लिगेंड के साथ में जुड़ करके उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, पूरा डिटेल से ये जो 4 थ्योरी है वो हमको समझाती है। अब यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर केवल जो 2 थ्योरी है ना, कौन कौन सी थ्योरी हमारी दी है? एक तो हमारी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सेकंड हमारी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन दोनों के बारे में ही हमें इस एनसीईआरटी के अंदर डिटेल से पढ़ना है। एलएफटी के बारे में और एमओटी के बारे में हमें यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर नहीं पढ़ना है। ओके, तो अपन इन दोनों थ्योरियों को इस लेक्चर के अंदर, है ना, इस लेक्चर के अंदर तो केवल हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सीएफटी। ओके, तो यहाँ पर हमारी कौन सी थ्योरी हमें स्टार्ट करनी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ये जो कुछ भी लिखा है ना, उसको आप आराम से एक बार नोट डाउन कर लें और फिर मेरे साथ आगे बढ़ें। ओके, तो फटाफट नोट कर लें, बढ़े आगे। थ्योरी कौन सी स्टार्ट करनी है हमें? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम वीबीटी। वीबीटी हमारी क्या होती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी क्या होती है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी जो पूरी जो थ्योरी है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी 11th के 4th जो आपका चैप्टर है ना, केमिकल बॉन्डिंग का, उसके अंदर आपने उसको डिटेल से पढ़ी है ना। तो सेम वहाँ जिस प्रकार से आपने पढ़ी है उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसी का एक पोर्शन है। वही पोर्शन हमारा कौन सा? कि वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी होती है वो पूरी की पूरी डिपेंड होती है किसके ऊपर डिपेंड है? ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन का यदि कॉन्सेप्ट यदि आपके दिमाग में क्लियर है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बिल्कुल ईजिली, है ना, आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर वीबीटी हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। ओके, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है तो इसमें किस किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपके दिमाग में या वो आपको क्लियर होना चाहिए। यदि वो आपको क्लियर है तो आपको वीबीटी 100% आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। जिन्होंने पहले से पढ़ रखी है उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो बिल्कुल आराम से देखना ना। यहाँ पर एक एक बात बताऊँगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। ओके, तो वीबीटी थ्योरी जो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमारे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन से जो मेनली हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं सबसे ज़्यादा, वो हमारे होते हैं। एक तो sp3 होता है, उसके बाद dsp2 होता है, उसके बाद dsp3 और sp3d, है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और उसके अलावा d2sp3 और sp3d2, है ना, यहाँ पर इसके अंदर भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो एक तो s ऑर्बिटल और 3 हमारे p ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे? 4। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4, है ना। ये तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन एक बार फिर से बता दो आपको, है ना। उसी प्रकार dsp3 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4। dsp3 के अंदर 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है हमारा 5। ओके, और d2sp3 और sp3d2 के अंदर टोटल हमारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो जाएगा 6। मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और उसी के अकॉर्डिंग
है ना। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो शेप जो बनता है, जो वीबीटी के अंदर हमने पहले से पढ़ रखा है ना। जैसे sp3 के अंदर कौन सा शेप बनता है, तो सब हम सभी जानते हैं कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसके अंदर शेप कौन सा बनता है, टेट्राहेड्रल, है ना, कोई समस्या जैसी बात नहीं है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसके अंदर शेप हमारा कैसा बनता है, स्क्वायर प्लेनर, ओके। उसके बाद जब dsp3 या sp3d बनता है तो उसका शेप हमारा हो जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप का फॉर्मेशन होता है। और d2sp3 और sp3d2 के अंदर हमारा शेप बनता है ऑक्टाहेड्रल। तो ये तो हो गए इनके शेप, है ना, जो वीबीटी के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडेशन के द्वारा जो लिगेंड के साथ में जो मेटल आयन जुड़ते हैं तो इस अलग अलग प्रकार के ये शेप हमें प्राप्त होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। जैसा हाइब्रिडाइजेशन वैसा उसका शेप, ओके। और यहाँ पर इनके जो एग्जाम्पल है, जैसे sp3 जो हाइब्रिडेशन होगा तो उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ नोट कर रखा है ना। इनको हमें डिटेल से पढ़ना है, लेकिन एक बार देख लें कि कौन कौन से एग्जाम्पल है ना। अभी ऐसा नहीं कि ये ऐसे समझा रहा हूँ मतलब यहाँ वीबीटी खत्म हो जाएगी, यूँ नहीं है। अभी इन सभी को अपन एक एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि इनके अंदर ये हाइब्रिडेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इससे ये इसका शेप किससे बन रहा है, डिटेल से समझने वाले हैं ना। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन के अंदर ये हाइब्रिडेशन होते हैं, इनके ये कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं और ये इनके शेप होते हैं और साथ में उनके एग्जाम्पल, है ना। ये ओवरव्यू मैंने यहाँ पर आपको दिया है, ओके। तो टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल आपके सामने है NiCl4 2-, ओके। स्क्वायर प्लानर हमारा जिसमें बनता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स है NiCN4, ओके। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप जिसमें बनता है वो हमारा है FeCO5, ओके। और ऑक्टाहेड्रल शेप हमारे बन रहे हैं CONH3 के अंदर और COF6 के अंदर, है ना। यहाँ पर दोनों के हाइब्रिडेशन मैंने अलग से बता रखे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये CONH3 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा कौन सा है, D2sp3, है ना, D2sp3। और यहाँ पर इसमें है sp3d2, है ना। दोनों के अंदर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, और दोनों का शेप हमारा कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल ही है। कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि हाइब्रिडेशन बदल गया तो शेप बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल ऑर्बिटल तो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6, है ना। तो अब यहाँ पे D2 कब आएगा, मतलब D2 पहले आएगा या बाद में आएगा, वो कब आएगा उसके बारे में इसी को अपन डिटेल से समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एक में ये D2 पहले आता है और एक में D2 ये बाद में आ रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका क्या रीज़न है। और ऐसा होने से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है उसको अपन अभी, है ना, इसी लेक्चर के अंदर डिटेल से क्लियर करेंगे, ओके। तो इसमें से हम जो वीबीटी जो है उसके अंदर सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये दोनों हमारे कौन से, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। दोनों को एक साथ समझेंगे, एक साथ दोनों को, जिसमें एक तो टेट्राहेड्रल शेप बनता है और एक में स्क्वायर प्लानर शेप बनता है। और ये इन दोनों एग्जाम्पल के द्वारा हम दोनों को अच्छे से क्लियर करेंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम क्लियर करेंगे D2sp3 और sp3d2 दोनों को एक साथ लेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल एक साथ लेंगे और हम क्लियर करेंगे कि किस में D2sp3 होता है और किस में sp3d2 होता है, ओके। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम दोनों को समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम दोनों लेते हैं ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन और दोनों के उसके एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि किस में टेट्राहेड्रल शेप होता है और किस में स्क्वायर प्लेनर शेप होता है, ओके। तो स्टार्ट करें अपन, कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। एक तो हम ले रहे हैं sp3, ओके, या चलो dsp2 पहले ले लेते हैं, है ना। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और उसके साथ अपन लेते हैं कौन सा, sp3। तो यहाँ पर इसको पहले मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, इसलिए बिल्कुल समझने में आपको आसानी रहेगी, ओके। चलो सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन हमारा कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, इसलिए दोनों को एक साथ ले रहे हैं, ओके। चलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। दोनों के एग्जांपल, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल हमारा कौन सा है, एग्जांपल नोट करते हैं अपन। एग्जांपल इसका है ni स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये, ओके। और ये इसके साथ में लिगेंड है हमारे CN4 NiCN4 2-, ओके। और इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं NiCl4 2-, ओके। एक के अंदर Cn है, एक के अंदर Cl है, दोनों में ये डिफरेंस है। एक के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 होता है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हमारा dsp2 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसको डिटेल से इस वीबीटी के द्वारा अपन क्लियर करेंगे ना।
बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है ना। यदि आपने हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट यदि नहीं भी पढ़ा है तो इसको एक बार आप देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार से हाइब्रिडेशन होता है ना। ओके, तो शुरू करें अपन। फर्स्ट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकल। ओके, तो यहाँ पर निकल जो है, जो Ni, ओके, उसका हमारा एटॉमिक नंबर Z कितना होता है? निकल एटॉमिक नंबर 28, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है? Ar। उसके बाद में Ar कहाँ तक हो जाएगा? 18 तक। ओके, Ar 3d8 और 4s2, ये तो होता है निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। यहाँ पर Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। ओके, अब यहाँ पर Ni जो है वो कौन सी स्टेट के अंदर है? तो आप ध्यान से देखो, Cn हमारे कितने हैं? 4 हैं, और बाहर कितने माइनस हैं? 2 माइनस, मतलब Ni का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? +2 है ना। कितना है? +2 ऑक्सीडेशन नंबर इसका है Ni का, मतलब Ni यहाँ पर Ni+2 के रूप में है ना। तो इन द Ni2+ स्टेट, ओके, मतलब Ni2+ स्टेट के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो ध्यान से देखो, कितने इलेक्ट्रॉन? Ni2+ बन रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हटेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से हटेंगे? तो ये जो हाइब्रिडेशन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बाहर वाला शेल कौन सा है? 4s। 4s से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे और वहाँ हो जाएगा 4s0, तो वो हमारा हो जाएगा Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? तो ध्यान से देख लो, यहाँ नोट करो एक बार। ये हमारा Ar का Ar, ये हो जाएगा 3d8 का 3d8 ही रहेगा, और ये 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा 4s0। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर भी सेम, इसी के अंदर भी यहाँ पर भी कौन सा हमारा सेंट्रल मेटल एटम है? निकल है, तो सेंट्रल मेटल एटम का हमारा एटॉमिक नंबर Z कितना होता है? 28, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बताया Ar 3d8 4s2। ओके, ये तो हो गया निकल का। और यहाँ पर Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? देखो ध्यान से, Cl4 2 माइनस, बाहर 2 माइनस है, अंदर 4 माइनस है, मतलब Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, तो Ni+2 में है ना। तो इन द Ni2+ स्टेट, जो निकल है वो कौन सी स्टेट के अंदर है? Ni2+ स्टेट के अंदर है। तो Ni2+ स्टेट के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा Ar, इसके बाद में 3d8, और कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से निकलेंगे? 4s से, तो 4s के अंदर क्या हो जाएगा? 0। ओके, कोई दिक्कत? Ni2+ स्टेट में दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम? यस, सेम। ओके, अब अपन बना देते हैं इनके, क्या बनाते हैं अपन? ऑर्बिटल बनाते हैं। ओके, ध्यान से देखना, ऑर्बिटल किसके ऑर्बिटल बनाने हैं? ये Ni2+ जो आयन है ना, तो ऑर्बिटल ऑफ Ni2+ आयन। ओके, Ni2+ आयन के ऑर्बिटल हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना, ये लास्ट ऑर्बिटल कौन से हमारे? 3d वाले है ना। 3d के बाद में 4s, लास्ट वाले Ar के बाद में जो भी ऑर्बिटल हमारे हैं उस ऑर्बिटल को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक तो बनाएंगे हम 3d वाले ऑर्बिटल। ओके, 3d वाले कितने बनाने हैं? 5। यस, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद में कौन आएगा? हमारा 4s वाला ऑर्बिटल, ये 4s वाला ऑर्बिटल, ये हमारा 3d वाला ऑर्बिटल, ये हमारा 4s वाला ऑर्बिटल। ओके, उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल होता है? 4s के बाद में कौन सा ऑर्बिटल होता है हमारा? 4p, तो ये हमारा हो गया 4p ऑर्बिटल। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, इसमें इलेक्ट्रॉन भर दें अपन। 3d8 में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? आप सभी को पता ही है। 3 तो हमारे पेयर में होते हैं, और ये 2 ये रहे, 6 और 2 कितने हो गए? 8। 4s खाली है, 4s0 हो गया, 4p भी खाली है। ओके, तो यहाँ पर भी इस प्रकार, यहाँ पर भी अपन बना देते हैं। किसके ऑर्बिटल बनाने हैं? Ni2+ के। सेम बनेंगे, कोई चेंज नहीं है ना। ऑर्बिटल ऑफ Ni2+ आयन। ओके, पहले यहाँ पर देख लेना, अभी इसको नोट डाउन आपको करना नहीं है, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको ध्यान से देखें, इसको समझें, फिर उसके बाद में आप इसको नोट डाउन करें, है ना। अभी कोई जल्दबाजी करें नहीं, एक बार उसको अच्छे से समझ लें कि दोनों के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोट कर रहा हूँ, कौन से ऑर्बिटल बना रहा हूँ, वो आपको क्लियर होने चाहिए। कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये Ni2+ आयन के जो ऑर्बिटल हैं ना, सेम यहाँ पर जैसे बनाए वैसे ही बनेंगे अपन यहाँ पे।
तो ये 3D के अंदर कितने ऑर्बिटल बनाने हैं? 5 ऑर्बिटल। ओके, ये 5 ऑर्बिटल 3D के 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5। ओके 5 हो गए। उसके बाद में इसको छोटा कर देते हैं, हाँ यस। और उसके बाद में हमें बनाना है ये 4s वाला, और 4s के बाद कौन होता है हमारा? 4p। तो ये 4p ऑर्बिटल, ये हमारा 3D ऑर्बिटल है, ये हमारा 4s ऑर्बिटल है और ये 4p ऑर्बिटल है। ओके, 3 ऑर्बिटल हमारे हो गए। अब क्या करना है हमें? इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, ये सेम, कहीं कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है ये। ओके चलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान से देखना। तो ये तो हो गया Na2+ आयन के ऑर्बिटल और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर लिगेंड जो जुड़ने के लिए आ रहा है, कौन कौन से लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहे हैं? एक तो यहाँ से आ रहा है Cn और यहाँ पे आ रहा है हमारा Cl। ओके, तो यहाँ पर अब जब लिगेंड उसके साथ में जुड़ने के लिए आएगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या चेंजअप होगा वो आपको समझ में आना चाहिए ना। वो समझ में आ गया तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में क्या आना चाहिए कि जब लिगेंड इसके साथ में जुड़ने के लिए आएगा उस समय इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजअप होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं या फिर पेयर्ड नहीं होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखना यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। ओके, लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है वो ध्यान से देखना। ओके, और यहाँ पर भी हमें नोट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। ओके, लिगेंड के प्रेजेंट में क्या होता है ध्यान से देखना। यहाँ पे ये हमारे कौन से ऑर्बिटल है? ये हमारे 3D ऑर्बिटल 1 2 3 4 और 5। ओके, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है ना 3, तो ये तो जैसे वैसे ही रहेंगे। बात इन दोनों की है, इन दोनों के अंदर क्या होता है वो समझना है। ओके, ये हमारा 4s वाला ऑर्बिटल और ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल? 4p वाला ऑर्बिटल। ओके, आपके सामने दिख रहा है। ये हमारा कौन सा है? 3D ऑर्बिटल। तो इसके अंदर क्या हो रहा है ध्यान से देखना। जब Cn- जब लिगेंड Ni के साथ में जोड़ने के लिए आता है तो ये जो Cn वो जो लिगेंड है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? पेयर्ड कर देता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आ जाता है। जब इधर आ जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो ये D वाला ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल है? ये 3D वाला ऑर्बिटल, ये 3D, यस ये 3D ऑर्बिटल। ये D ऑर्बिटल हमारा वैकेंट हो जाता है। जब D ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? हमारे कितने हमें ऑर्बिटल चाहिए? तो Cn कितने जोड़ने के लिए आ रहे हैं? 4। जब 4 Cn जोड़ने के लिए आ रहे हैं तो ऑर्बिटल कितने चाहिए? 4। तो एक तो मिल जाएगा D वाला, दूसरा मिल जाएगा ये 4s वाला, और 2 तो हो गए, 2 और चाहिए। कौन से चाहिए हमें? कहाँ से लेंगे हम? 4p से। तो ये इस प्रकार से ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं। कौन कौन से 4 ऑर्बिटल? एक तो 3D का, एक 4s का और 2 4p के। टोटल हमारे कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल की आपस में क्या होती है? मिक्सिंग होती है, और मिक्स होकर के सेम एनर्जी वाले 4 ऑर्बिटल का क्या करते हैं? फॉर्मेशन। उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि अलग अलग एनर्जी के जो ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? मिक्स होते हैं, और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन से ऑर्बिटल यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं? तो एक तो D वाला मिक्स हो रहा है, दूसरा हमारा S वाला मिक्स हो रहा है, और P वाले 2 मिक्स हो रहे हैं। तो कौन कौन से ऑर्बिटल? DsP2। तो इसके अंदर DsP2 है जो ऑर्बिटल है वो आपस में मिक्स होते हैं, इसलिए उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कौन सा हाइब्रिडेशन हमने पढ़ रहे हैं? ये कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? DsP2। ओके, तो DsP2 के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? एक तो D वाला, एक S वाला और 2 P वाले। ओके, तो DsP2 हाइब्रिडेशन के अंदर ये 4 ऑर्बिटल हमारे बन गए। अब इन 4 ऑर्बिटल के साथ हमारे कौन से लिगेंड जुड़ रहे हैं? Cn। तो ये Cn जो लिगेंड होते हैं, ये Cn जो 4 लिगेंड है वो Cn इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के पेयर जो हमारे वैकेंट जो D और ये जो ऑर्बिटल है हाइब्रिडेशन वाले, ये ऑर्बिटल हमारे वैकेंट है।
इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन के पेयर इन वैकेंट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हमारे DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, ये हमारे DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर ये जो लिगेंड है वो डोनेट करते हैं और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ओके, क्लियर। कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, DsP2। कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडेशन होगा और उसका जो शेप बन जाएगा वो शेप हमारा कौन सा बन जाएगा, ध्यान से देखो, जब D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो उसका शेप हो जाएगा, ये आपके सामने है। कौन सा शेप है, ये स्क्वायर प्लेनर। कौन सा शेप है, ये स्क्वायर प्लेनर। ओके, किसका शेप है, ये NiCN4 का। क्लियर। कौन सा शेप बना, ये स्क्वायर प्लेनर। ओके, कोई डाउट इसमें, यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है तो अपन आगे नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाले में सेम कौन है, यहाँ पे NiCN4 था, यहाँ पे NiCl4 है। जब NiCl4 इसके साथ में जुड़ने के लिए आता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, है ना, लिगेंड के प्रेजेंस के अंदर यहाँ पर ये जो D ऑर्बिटल जो है, ध्यान से देखना, ये D ऑर्बिटल। ओके, 1 2 3 4 और 5, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर तो है ही, 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ पर जब Cl लिगेंड जुड़ने के लिए आता है उस समय होती नहीं है। लिगेंड इसके अंदर D ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। ओके, तो फिर जब D ऑर्बिटल वैकेंट हुआ नहीं तो अपने को कितने Cl जोड़ने हैं, 4। तो 4 ऑर्बिटल कहाँ से मिलेंगे, तो एक तो ये 4s का मिलेगा और दूसरे 3 हमारे कहाँ से मिलेंगे, 4p से, है ना। तो 4s और 4p ये ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो एक तो s वाला और 3 p वाले, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगा। ओके, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ओके, 1 2 3 4 और 4 के साथ में कौन जुड़ेंगे, Cl। ओके, कौन जुड़ेंगे यहाँ पे, Cl जो लिगेंड है। ओके, कोई डाउट इसमें, चलो, ये 4Cl यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन के पेयर यहाँ पे दे देंगे और ये इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा हमारा कौन सा, sp3। जब sp3 होगा तो उसका शेप कैसा बनेगा, उसका शेप हमारा टेट्राहेड्रल। तो Ni के अंदर जो 4Cl है वो इस प्रकार के शेप के अंदर आपको मिलेंगे। ओके, कोई डाउट इसमें, कौन सा शेप हो गया ये हमारा, टेट्राहेड्रल। क्लियर। क्या समझे आप इसके अंदर, 2 हाइब्रिडेशन कौन कौन से, DsP2 और sp3। DsP2 के अंदर जो हाइब्रिडेशन हुआ उसके अंदर 3D वाला ऑर्बिटल जो यूज़ हुआ तो DsP2 हाइब्रिडेशन हुआ और इसका जो शेप बन गया हमारा स्क्वायर प्लेनर। और sp3 के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर D ऑर्बिटल वैकेंट हुआ नहीं और ये 4s और 4p के दोनों मिल करके 4 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया तो sp3 हाइब्रिडेशन हुआ और शेप हमारा बन गया टेट्राहेड्रल, है ना। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर Cn जब जुड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए और ये जो Cl जो जुड़ा है ना उस समय इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुए, है ना। तो आपके जो आगे जो नेक्स्ट थ्योरी हमारी कौन सी थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके अंदर एक बात आपको बताई गई है, कौन सी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। कुछ लिगेंड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये जो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देते हैं, पेयर्ड कर देते हैं। और ये जो वीक फील्ड जो लिगेंड है वो इस इलेक्ट्रॉन के जो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर्ड करते नहीं हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, पेयर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जब पेयर्ड नहीं कर पाते हैं तो D ऑर्बिटल खाली मिलेंगे नहीं, जब D ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेंगे तो आगे वाले ऑर्बिटल का क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। ओके, इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन इसमें DsP2 हो जाएगा और इसमें हमारा हो जाएगा sp3, है ना।
तो यहाँ पर Cn ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर दिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, है ना, और यहाँ पे d ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। और यहाँ पर ये Cl वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड नहीं हुए, इसलिए ये ऑर्बिटल खाली नहीं हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया हमारा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात और आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो इसके अंदर आप ध्यान से देखो, कोई भी यहाँ तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर इस मेटल के अंदर, जो मेटल हमारा कौन सा है Na, इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है NiCN4 उसका जो मैग्नेटिक जो नेचर होगा, है ना, कौन सा नेचर, मैग्नेटिक बिहेवियर, वो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डाई मैग्नेटिक, है ना, ध्यान रखना। कौन सा नेचर हो जाएगा इसका, डाई मैग्नेटिक, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर होगा ही नहीं, ये हमारा डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, ये डाई मैग्नेटिक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, डाई मैग्नेटिक। क्लियर, कोई डाउट इसमें। आगे बढ़े अपन, नीचे वाले को देखो अब ध्यान से। अब नीचे वाले में क्या है, इसके अंदर आपको ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर NiCl4 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो हमारा कैसा हो जाएगा, ये तो डाई मैग्नेटिक था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। कौन सा हो जाएगा, ये पैरा मैग्नेटिक। ओके, कोई दिक्कत, कौन सा डाई मैग्नेटिक होगा और कौन सा पैरा मैग्नेटिक होगा, ये क्लियर हो गया। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो हमारा डाई मैग्नेटिक, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पैरा मैग्नेटिक, है ना। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपकी जो इन टेस्ट जो क्वेश्चन है बुक के अंदर, NCERT के अंदर, उसके अंदर इन टेस्ट क्वेश्चन नंबर आपके एक तो 5.5 है ना, ध्यान रखना, कौन सा 5.5, और दूसरा हमारा है आपका है 5.6। इन टेस्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, एग्जाम्पल नहीं। इन टेस्ट क्वेश्चन 5.5 और 5.6, इसके अंदर यही बात पूछी गई है। क्या बात पूछी है कि VBT के अकॉर्डिंग आपको ये समझाना है, VBT के अकॉर्डिंग आपको ये समझाना है कि जो NiCN4 है वो हमारा स्क्वायर प्लेनर है और NiCl4 है वो हमारा टेट्राहेड्रल है। तो वो क्यों है, तो आपको इसी अकॉर्डिंग आपको यही पूरा नोट करके समझाना है VBT के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर ऐसा इसलिए होता है और इसके अंदर ऐसा इसलिए होता है। ओके, तो जो आपके इंटरेस्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक के अंदर है उसका आंसर यहाँ पर मैंने यहाँ रखा है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है उसको एक बार और ज़रूर आप देख लेना अपने NCERT के अंदर। ओके, इसी के अकॉर्डिंग आपको यदि उसका आंसर नोट करना हो तो आपको सेम इसी प्रकार से नोट करना है। यदि ये नोट करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा और सही आंसर मिलेगा आपको, है ना। और ये आपको पूरा जो सिस्टमेटिक जो मैंने लिखा है वो भी आपको लिखने आना चाहिए, है ना। नहीं आता है तो सीख लेना। ओके, बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिन बात नहीं है। और आगे अपन 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि अपन इसको कैसे नोट करते हैं। ओके, तो दोनों हाइब्रिडेशन हमारे क्लियर, कौन कौन से, DsP2 और sp3। ओके, अब इन दोनों के बाद हम कौन से हाइब्रिडेशन शुरू करेंगे, तो 2 मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, ध्यान से देखना। एक तो हमें शुरू करना है D2sp3। कौन सा शुरू करना है, D2sp3, है ना। मैं इसी के अंदर नोट कर दूंगा, ध्यान रखना। ओके, आपको लास्ट में नोट करना है जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद। चलो, D2sp3 हाइब्रिडेशन, तो यहाँ और यहाँ पर हम शुरू करेंगे sp3d2, मतलब इसमें D2 पहले आ रहा है, इसमें D2 बाद में आ रहा है। कोई समस्या, दोनों के एग्जाम्पल हम नोट करेंगे। ओके, पहले यहाँ पर जो हटाने का उसको मैं हटा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे शुरू करते हैं। ओके, तो कौन कौन से हाइब्रिडेशन हम शुरू कर रहे हैं, एक तो DsP2 और सेकंड हमारा है sp3d2। ओके, दोनों के एग्जाम्पल आप नोट कर दें। एक का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ CO, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट है CO, कोबाल्ट हमारा है, ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर NH3 है, NH3 कहते हैं 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना D2sp3 के अंदर। ओके, और ये हमारा ऊपर है 3+।
और इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, सेम वही यहाँ पे मैं लिगेंड ले रहा हूँ Cl, ओके, Cl6। जैसे वहाँ पर Na के अंदर भी Cl लिए थे ना, सेम यहाँ पर भी Cl ले रहा हूँ। तो COCl6 3-, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। दोनों के अंदर हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6। तो हाइब्रिडेशन हमारा या तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। दोनों में से कौन सा होगा उसको अपन क्लियर करते हैं, है ना। सेम प्रोसेस जैसा हमने पहले पढ़ा था। दोनों के अंदर हमारे सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट। यहाँ भी कोबाल्ट, यहाँ भी कोबाल्ट। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना। एटॉमिक नंबर हमारा इसका कितना, 27 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, ध्यान से देखना। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का, तो AR है ना, 18 तक तो ये हो गया। उसके बाद में 3d7 4s2, ओके। ये हमारा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हमारा 27 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा AR 3d7 4s2, ओके। चलो अब यहाँ पर जो कोबाल्ट जो है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो आपको निकालने आता है ना। तो यहाँ पर NH3 के ऊपर तो 0 चार्ज है, +3 यहाँ बाहर है, मतलब कोबाल्ट के ऊपर भी क्या होगा, +3। तो यहाँ पर ये जो कोबाल्ट है वो कौन सी स्टेट के अंदर उसका ऑक्सीजन अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो CO3+ स्टेट के अंदर, इन द CO3+ स्टेट के अंदर कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, CO3+ में कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं हमें, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 कहाँ से हटेंगे, 2 तो 4s से हटेंगे और 1 D से हटेगा। तो ये हो जाएगा 3d6 और 4s2, ओके, 4s2 ये हो गया। 4s2 कहाँ से होगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना, 4s0, 3d6 4s0 ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके। तो ऑर्बिटल किसके, CO3+ जो आयन है उसके ऑर्बिटल आपके सामने है। इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 भरेंगे तो एक हमारे पेड में हो जाएगा और ये 4 हमारे क्या हो जाएंगे, अनपेड। क्लियर, कोई डाउट इसमें, आगे बढ़ रहे हैं अपन। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओके। चलो यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक इसका नीचे वाले का भी नोट कर देते हैं, फिर लिगेंड जब आएगा उसके साथ में दोनों को एक साथ पढ़ेंगे अपन, ओके। तो यहाँ पर भी चलो, इस CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, CO का Cl6 है, 3- बाहर है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, +3। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर CO जो है इन द CO3+ स्टेट के अंदर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो है, 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हमें जैसे ऊपर हटाए थे, सेम है ना। AR 3d क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो यहाँ से जाएंगे, किधर से जाएगा, 3d6 4s0 ये हो गया हमारा CO3+ स्टेट के अंदर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसके अंदर उसके ऑर्बिटल, किसके ऑर्बिटल, CO3+ आयन के ऑर्बिटल हमें यहाँ पर बनाना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ हटा देते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, 1 2 3 4, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। यहाँ पर भी हटा देते हैं अभी। चलो 4s के अंदर 0 हो गया और 4p के अंदर हमारे खाली है, ओके। अब इसके साथ इस 4p के बाद में कौन से ऑर्बिटल होते हैं, है ना, वो अपने को बनाने हैं। इस 4p के बाद हमारे कौन से ऑर्बिटल होते हैं, 4d। कौन से ऑर्बिटल होते हैं, 4d, ओके। यहाँ पर भी बना देते हैं ये 4d ऑर्बिटल, कोई डाउट। 4s 4p और 4d, 3d अंदर होते हैं, 4d बाहर होते हैं, ओके। यहाँ पर भी ये कौन से ऑर्बिटल होते हैं, ये हमारे 4d ऑर्बिटल, ओके। 4d ऑर्बिटल क्यों बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनका यूज़ करना पड़ेगा भाई, इसलिए इनका यूज़ करेंगे तो ही हाइब्रिडेशन होगा। कैसे, अब कैसे और कब यूज़ करेंगे वो ध्यान से देखना। चलो अब यहाँ पर भी सेम पोजीशन, कौन कौन से लिगेंड है, यहाँ पर NH3 लिगेंड है, यहाँ Cl लिगेंड है। NH3 लिगेंड जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा। और Cl हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर्ड नहीं कर पाएगा, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ओके। तो सबसे पहले ऊपर वाले को क्लियर करें, फिर नीचे वाले को क्लियर करें, है ना। तो यहाँ पर NH3 लिगेंड जब इसके साथ में जुड़ने के लिए आएगा CO3+ के आयन के साथ में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। किसकी वजह से,
इस लिगेंड की वजह से, लिगेंड जब मेटल के साथ में जुड़ने के लिए आता है तब, है ना, उस कंडीशन के अंदर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हो जाएंगे तो ध्यान से देख लो, है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो हैं, 2 यहाँ से आ गए, ये पेयर्ड हो गए हमारे, मतलब 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो गए। और ये 2 ऑर्बिटल हमारे वैकेंट हो गए। कौन से ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल। ओके, कौन से डी ऑर्बिटल वैकेंट हुए? 3D वाले, है ना, 4D वाले नहीं। कौन से ऑर्बिटल वैकेंट हुए? 3D वाले। 3D ऑर्बिटल वैकेंट हुए तो D2 कौन से यूज होंगे? ये D2 के अंदर D2 पहले आ रहा है ना, मतलब 3D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब D यदि हम पहले लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये अंदर वाले D ऑर्बिटल हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। और जब D यदि बाद में लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम D ऑर्बिटल कौन से यूज़ कर रहे हैं? बाहर वाले D ऑर्बिटल। बाहर वाले D कौन से? 4D वाले ऑर्बिटल का हम यूज़ करेंगे। ओके, वो तो यहाँ पर करेंगे, पता चल जाएगा आपको, है ना। चलो, तो यहाँ पर कौन से यूज़ कर रहे हैं? अंदर वाले यूज़ कर रहे हैं तो D2 पहले आएगा। ओके, तो ये 2 तो D वाले कितने चाहिए अपने को? 6 चाहिए। NH3 कितने जुड़ने के लिए आ रहे हैं? 6। तो 2 तो हो गए, ये 2 और ये 3 और ये P वाले तीनों पूरे। चलो, कितने हो गए? 6। तो कौन कौन से ऑर्बिटल जुड़े हमारे? एक तो D2, फिर उसके बाद में S और P3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होगा। ओके, तो ये कितने ऑर्बिटल मिलेंगे हमको? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्राप्त होंगे। 1 2 3 4 5 6। और तो सभी के साथ में कौन जुड़ने के लिए आ रहा है? NH3। कौन सा लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहा है? NH3। इस NH3 ने क्या किया वो आपको पता चल गया होगा। इस NH3 ने क्या किया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? पेयर्ड कर दिया। और ये D ऑर्बिटल 3D वाले को क्या कर दिया? वैकेंट कर दिया, और वो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन के अंदर पार्टिसिपेट हो गए। ओके, तो यहाँ पर ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा NH3, और ये इलेक्ट्रॉन के पेयर इस वैकेंट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनको दे देगा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। जब 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पर उसका शेप कौन सा बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। कौन सा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। आप सभी को पता ही है कि जब कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, तो ये तो है स्क्वायर प्लेनर, और एक ऊपर और एक नीचे। ओके, ये हमारे कौन है? NH3। कोई डाउट इसमें? NH3 ये शेप कौन सा बनता है हमारा? ऑक्टाहेड्रल शेप। नाम लिख दूँ मैं यहाँ पे? ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होता है उसका शेप। चलो, तो पहले तो हम यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब नीचे वाले को देखते हैं। नीचे वाले में क्या होता है उसको और क्लियर करते हैं ना। तो नीचे वाले के अंदर हमारे लिगेंड कौन से हैं? Cl हमारे वीक फील्ड लिगेंड है। ये इस इलेक्ट्रॉन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर्ड नहीं कर पाते हैं। जब पेयर्ड नहीं कर पाते हैं तो ये तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। फिर जब जैसे वैसे ही रहेंगे तो यहाँ पे D ऑर्बिटल वैकेंट हुआ, 3D ऑर्बिटल यहाँ पर वैकेंट नहीं हुआ। जब D ऑर्बिटल वैकेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? जो D ऑर्बिटल हमें टोटल ऑर्बिटल कितने चाहिए? हमें Cl कितने जुड़ने के लिए आ रहे हैं? 6। तो कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडेशन के अंदर? तो एक तो 4s वाला, 3 हमारे 4p वाले, 3 और ये 1 कितना हो गया? 4, और 2 हम कहाँ से यूज़ करेंगे? 4D वाले से। टोटल कितने हो गए? 6। मतलब कौन से D ऑर्बिटल यूज़ किए? हमारे 4D वाले यूज़ हुए। 4D वाले यूज़ हुए तो D ऑर्बिटल बाहर वाले यूज़ हुए ना। जब बाहर वाले यूज़ हुए तो ये D2 का आएगा बाद में। तो हाइब्रिडेशन हो गया इसका। कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ हमारा? sp3 पहले S वाला, 3p वाले और D2 बाद वाले, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है। ओके, कोई दिक्कत? क्लियर? और ये हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हो जाते हैं? 6। ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6। और इसके साथ में कौन जुड़ेगा? Cl जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा इसके साथ में? Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन के पेयर, ये 6 Cl यहाँ पर इस वैकेंट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनको मिल जाएंगे, है ना। और ये डोनेट करेगा, और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ओके,
जब sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा तो उसका शेप कौन सा हो जाएगा, सेम यही वाला शेप, कौन सा, ऑक्टाहेड्रल, है ना। मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, सेम, चलो बना देता हूँ, है ना। ये CO, ये 6 हमारे कौन है, Cl, 4 तो हमारे स्क्वायर प्लेनर के अंदर है और एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ये कौन सा शेप बन जाता है हमारा, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर नाम नोट कर देता हूँ मैं, ऑक्टाहेड्रल शेप। क्लियर, दोनों के अंदर शेप सेम ऑक्टाहेड्रल, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इसके अंदर ये है कि ये NH3 लिगेंड हमारे ऑन पेड इलेक्ट्रॉन को पेड कर देता है, तो D वाले जो D ऑर्बिटल हैं वैकेंट वो अंदर वाले यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पर जो Cl है वो ऑन पेड इलेक्ट्रॉन को पेड नहीं करता है, तो D वाले ऑर्बिटल हम बाद वाले यूज़ कर रहे हैं। जब अंदर वाले यूज़ करते हैं तो हाइब्रिडेशन हो जाता है हमारा D2sp3, ये D2sp3, और जब बाहर वाले यूज़ करते हैं तो हाइब्रिडेशन हो गया हमारा sp3d2। ओके, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर जब ऐसा होता है तो उससे अपने को इन दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता दो आप, दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। तो यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक, कैसा हो जाएगा ये, डाई मैग्नेटिक। ओके, चलो, ओके, कौन सा नेचर हो गया इसका, डाई मैग्नेटिक, है ना। फिर उसके बाद में सेकंड हमारा ये रहा, इसको देखो ध्यान से, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यस है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हमारा जो डाई मैग्नेटिक होगा कि पैरा मैग्नेटिक होगा, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारे हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, ये पैरा मैग्नेटिक, है ना, ये भी आपको नोट करना है। ओके, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें। चलो, और इसके अंदर जो खास बात जो आपको ध्यान में रखने वो बता रहा हूँ मैं ना, आपकी जो बुक के अंदर इसके ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं उनके कुछ नेम दिए हुए हैं। क्यों, कौन से नेम दिए हुए हैं वो ध्यान से देखना। एक तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इनर, इस जो कॉम्प्लेक्स का नाम, ये हमारा एक तो ऑक्टाहेड्रल है, उसके साथ में ये डाई मैग्नेटिक है, उसी के साथ में इसका एक नाम और अपन के नोट कर सकते हैं, कौन सा नाम है वो ध्यान से देखना, इनर, है ना, क्या नाम है इसका, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या नाम लिखा है इसका, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब इनर ऑर्बिटल मतलब इसमें जो डी वाले ऑर्बिटल है ना वो कौन से यूज़ किए, अंदर वाले यूज़ किए, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें तो डी बाहर वाले यूज़ किए ना, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। ध्यान रखना है ये जो नेम है वो ध्यान रखना है ना, इस नेम के अकॉर्डिंग भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपकी बुक के अंदर जो इंटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, कौन सा 5.7 और 5.8 है ना, ये ध्यान रखना, 5.7 और 5.8, इसके अंदर यही बात पूछी गई है आपकी दोनों के अंदर कि ये वाले इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है वीबीटी से। तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसमें ये डी अंदर वाले यूज़ हो रहे हैं और इसमें ये डी बाहर वाले यूज़ हो रहे हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका आंसर क्लियर होगा। ओके, उसके बाद में और नाम दिया हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना, आप भी नोट कर देना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों लो स्पिन, क्योंकि इसमें कोई ऑन पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये, और इसमें हमारे ऑन पेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे इसको, ये वाला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये वाला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत। एक नाम और दे रखा आपकी बुक के अंदर, है ना, कौन सा दे रखा, ध्यान से देखना, यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सभी क्या हैं, पेयर्ड हैं, इसलिए इसका नाम हो गया स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, कोई दिक्कत। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये तो हो गया स्पिन पेयर्ड, और इसमें ये
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये आपकी बुक के अंदर ये जो नेम दिए हुए इनका क्या मतलब है, इसको मैंने आपको ये पूरा एग्जांपल के द्वारा बताया कि यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नाम क्यों दिया, क्योंकि इसमें अंदर वाले डी यूज़ हो रहे हैं। इसको इसी प्रकार इसका नाम हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका नाम दिया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ज़्यादा, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये स्पिन पेयर्ड मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसलिए नाम हो गया स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसलिए इसका नाम हो गया स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ओके, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग ये दोनों जो हाइब्रिडेशन की जो हमने दोनों की जो तुलना की है कि इसके अंदर ऐसा होता है ना इसके अंदर ऐसा होता है, तो क्यों होता है इसको मैंने डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें एक बार अच्छे से, फिर उसके बाद मेरे साथ आगे बढ़ें। तो ये हमने क्या पढ़ा, वीबीटी के अकॉर्डिंग जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग शेप बनते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, दोनों के अंदर जो अलग अलग शेप बनते हैं और उसके साथ में उन दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। यहाँ पर इनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी देखा कि ये हमारा इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिले नहीं, तो ये हमारा डाई मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया और इसका बिहेवियर हमारा हो गया पैरामैग्नेटिक, है ना। तो मैग्नेटिक बिहेवियर का भी यहाँ पर इससे पता चलता है कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। मैग्नेटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन का पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। वो पता किससे चल रहा है, उस कंपाउंड के मैग्नेटिक बिहेवियर से, है ना। वीबीटी है वो मैग्नेटिक बिहेवियर से समझाती है अपने को, है ना, कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ये होगा और ये इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसका शेप भी ऐसा होगा। ओके, क्लियर। तो जैसे ये यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर, है ना, फिर इसको यहाँ से हटा दूँ मैं। एग्जांपल कौन सा है, 5.7, एग्जांपल 5.7। ओके, ध्यान से देखना। इसके अंदर आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया, कॉम्प्लेक्स का नाम मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे, MnBr4, है ना। ये कॉम्प्लेक्स है और ये 2 - उसका चार्ज है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ में क्या दिया है आपके इस एग्जांपल के अंदर कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इसकी कितनी दी है, तो वो वैल्यू आपको दी है 5.9 बोर मैग्नेटॉन। 5.9 बोर मैग्नेटॉन ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है ना। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला आपको पता हो तो, है ना। आपने पिछले वाले जो चैप्टर है डी ब्लॉक के एलिमेंट, उसके अंदर उसको डिटेल से समझा रखा है ना। कौन सा फॉर्मूला उसका, n और n+2 का अंडर रूट करते हैं और तो हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है और उसकी यूनिट होती है हमारी बोर मैग्नेटॉन। और यहाँ पर n जो है वो क्या है, ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर यहाँ पे रखते हैं, n की वैल्यू रखते हैं और आंसर निकालते हैं, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हमें प्राप्त होता है। ओके, जैसे यहाँ पे हम n की वैल्यू को यदि 5 रखते हैं, कितने रखते हैं हम, 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5+2, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5+2 कितना हो जाएगा, 7। तो 5 × 7 मतलब ये हो जाएगा 35, मतलब 35 का अंडर रूट, ये अंडर रूट चल रहा है ना, ये रहा। तो 35 का जो अंडर रूट होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है, जैसे 36 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 6 के, या कितना है 35, मतलब ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 5.9 के क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये n कौन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे कितने हैं, 5 हैं। ये इस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू से हमें पता चला। कहाँ से पता चला, इस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू से। यहाँ पर जितने आगे नंबर हैं उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक शॉर्टकट है ना, ध्यान रखना।
जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही, है ना, उतने ही उसकी वैल्यू प्राप्त होती है। बस ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना आप। तो यहाँ आगे जो नंबर है उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ख़त्म। यहाँ पे 5.9 है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं, है ना। चलो, तो यहाँ पर अपने को पूछा क्या गया है, ये दोनों दिए, एक तो कॉम्प्लेक्स ये दिया है और ये मैग्नेटिक मोमेंट आपको ये उसकी वैल्यू दी है, और आपको बताना क्या है, तो इसकी ये जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री, है ना, ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, कौन सी ज्योमेट्री इसकी होने वाली है, वो अपने को निकालनी है। ओके, तो क्लियर है, Mn है, Mn का एटॉमिक नंबर कितना है, 25। ओके, 25 के अकॉर्डिंग उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR के बाद में 3d5 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Mn के ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 कैसे होगा, क्योंकि Br के अंदर 4 माइनस है, 2 माइनस बाहर है, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 होगा, तो Mn +2 का क्या हो जाएगा, देख लो ध्यान से, Mn +2 का हो जाएगा हमारा AR, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 4s से, तो 3d5 4s0, मतलब ये जो 3d, ये वाले 3d ऑर्बिटल है ना, ये 3d के अंदर हमारे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 4s खाली है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 5.9 बोर मैग्नेटॉन है, मतलब इसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे ही हैं, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो 3d के अंदर है उसके अंदर कोई चेंजअप नहीं हो रहा है, मतलब ये जो Br है वो इसको पेयर्ड नहीं कर रहा है। जब पेयर्ड नहीं कर रहा है तो ही तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 5.9 प्राप्त होगी, है ना। तो ये वाले जैसे वैसे ही रहेंगे, तो Br कितने जोड़ने हैं हमें, 4 Br जोड़ने हैं, तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, एक तो 4s वाला, ये वाला, और ये 4 ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, 4s और 4p वाले, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3। कैसे पता चला, तो इस बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू से पता चला कि इसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, 4s वाला यूज़ करेंगे नहीं, 4p वाला यूज़ करेंगे, तो हाइब्रिडेशन हो गया हमारा sp3। जब sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका शेप कैसा बन जाएगा, जब sp3 होगा तो उसका नाम हो जाएगा, उसका शेप, जिसकी ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री उसकी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्राप्त होगी। बस ये आंसर निकल गया, है ना, कितना सिंपल था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी हुई हो और कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपकी ज्योमेट्री इस प्रकार की बनेगी और हमारे कॉम्प्लेक्स हमारा ये है, तो उसके अंदर उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी वो भी निकालने के लिए आपको कह सकता है। किसकी मैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा होगा और किसका मैग्नेटिक बिहेवियर कम होगा, वो भी आपको इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कौन से ऑर्बिटल यूज़ होते हैं, अंदर वाले यूज़ होते हैं कि बाहर वाले यूज़ होते हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना, तो ही आपको ये क्लियर होगा पूरा। ओके, तो यहाँ पर VBT लगभग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इसको यहाँ पर अभी अपन यही ख़त्म करते हैं। तो यदि कोई आपके डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जहाँ पर यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो अभी तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, ओके।